साथियों, नमस्कार। ज्योति व बुलिप्रूफ ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आपको कार्बन परमाणु विशेषताएं बता रहा हूँ। कल तक मैंने आपको ये बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं और चारों संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए कार्बन अन्य अणु के परमाणुओं से जुड़ता है और हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए एकल बंध द्वारा, द्विबंध द्वारा और त्रिबंध द्वारा यौगिक का निर्माण करता है। देखिए कैसे, मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कल मैंने आपको एरोमेटिक बेंजीन के बारे में बताया था। बेंजीन के स्ट्रक्चर मैंने आपको बना करके बता दी थी। अब मैं कार्बन परमाणु से जुड़ करके एकल, द्वि और त्रिबंध संरचना बनाता है, इसके बारे में बताऊंगा। आपका कार्बन का पॉइंट है, पॉइंट नोट करेंगे कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध द्वारा द्विबंध द्वारा या त्रिसंयोजी बंध द्वारा या त्रिआबंध द्वारा यौगिक संरचना का निर्माण करता है। जैसे एकल बंध के द्वारा देखेंगे, ये कार्बन है, इसने अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट कर दिया। नेक्स्ट कार्बन से जुड़ करके अपनी चारों संयोजकताओं को संतुष्ट किया। नेक्स्ट कार्बन से जुड़ करके इस तरह के बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? एकल बंध कहते हैं और इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे? ये एल्केन श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? एल्केन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। किस तरह से जानते हैं? एल्केन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। एल्केन श्रृंखला का सूत्र होता है CnH2n+ का। ये एल्केन श्रृंखला का सूत्र हो गया। इसी प्रकार से कार्बन डबल बंध, द्विबंध के द्वारा कार्बन, और इसे संतुष्ट करने के लिए आप कहीं भी या तो यौगिक लगा दीजिए या यौगिक लगा दीजिए। चारों संयोजकताएं संतुष्ट हो गई हैं। इस तरह का जुड़ करके जो बनता है वो एल्कीन श्रृंखला होती है। ये एल्कीन श्रृंखला है। कौन सी श्रृंखला है? एल्कीन श्रृंखला है। और एल्कीन श्रृंखला का सूत्र होता है CnH2n। तीसरे प्रकार की होती है त्रिआबंध द्वारा। इसमें एक लगा सकते हैं जुड़ने के लिए, क्योंकि कार्बन की चारों संयोजकताएं क्या हो गई है? इससे संतुष्ट हो गई है। इसे हम एल्काइन श्रृंखला के नाम से जानते हैं। एल्काइन श्रृंखला। और इसका सूत्र होता है CnH2n-। ये एल्केन और एल्काइन तीनों के बारे में आप देख सकते हैं कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एकल बंध, द्विबंध और त्रिआबंध द्वारा यौगिक संरचना का निर्माण करता है। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कार्बन से कार्बन जुड़ा, किस तरह से जुड़ा हुआ है? एकल आबंध के द्वारा। इसमें इसका सूत्र हो गया CnH2n+2। जैसे यहाँ इसमें कार्बन का नंबर आ जाएगा, यहाँ दोगुना कार्बन के नंबर +2, ये एल्केन श्रृंखला होती है। ये इसमें जुड़ने वाले हाइड्रोजनों को बताता है। इसी प्रकार एल्केन श्रृंखला के अंदर द्विबंध द्वारा ये कार्बन की देखो 2 और 2 ये 4 संतुष्ट हो गई। इसकी 2 और ये दोनों का संयोजक बंध बना हुआ है। क्या बना हुआ है इनके बीच में? संयुक्त द्विबंध है।
ये हमारा पॉइंट है कार्बन की विशेषता का छठा। सातवां पॉइंट, सातवें पॉइंट के अनुसार देखिएगा, देखिए कार्बन परमाणु के अंदर हाइड्रोजन के समान विद्युत ऋणता पाई जाती है। विद्युत ऋणता पॉइंट मैं आपको पिछले 5 मिनट में पढ़ा चुका हूँ। विद्युत ऋणता किसे कहते हैं? विद्युत ऋणता से तात्पर्य होता है कि सहसंयोजक बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? विद्युत ऋणता कहलाता है। और हाइड्रोकार्बन का निर्माण होते समय कार्बन परमाणु के अंदर भी हाइड्रोजन के समान विद्युत ऋणता पाई जाती है, इसलिए वो क्या करता है, उसके साथ सहसंयोजक बंध बना करके हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर देता है। ये हमारा पॉइंट है, कौन सा? सातवां पॉइंट। इस सातवें पॉइंट के अनुसार लिखेंगे कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है। इसलिए यह हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण कर हाइड्रो कार्बन यौगिक बना देता है। मैं आपको बता रहा हूं कि कार्बन की विद्युत ऋणता भी हाइड्रोजन परमाणु के समान ही होती है। विद्युत ऋणता का तात्पर्य मैं पिछले वाले पार्ट में आपको बता चुका हूं, अध्याय 7 में, कि असमान परमाणुओं के द्वारा सहसंयोजक बंध बनाते समय इलेक्ट्रॉन को परमाणु को अपने ओर आकर्षित करने का गुण क्या कहला रहा था? विद्युत ऋणता कहला रहा था। ये कार्बन में हाइड्रोजन के समान ही पाया जाता है। इसलिए ये क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ में सहसंयोजक बंध का निर्माण करके और हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण कर देते हैं। हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर के जो यौगिक बना रहे हैं उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक के नाम से जाना जाता है। इसे हाइड्रोजन और कार्बन जब आपस में मिलकर के जिस यौगिक का निर्माण करते हैं, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इससे हाइड्रोजन को क्या फायदा है और कार्बन को क्या फायदा है? हाइड्रोजन को क्या फायदा होगा, कार्बन को क्या फायदा होगा? हाइड्रोजन को तो ये फायदा है कि उसको अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का जैसा विन्यास प्राप्त हो जाता है, अर्थात द्विक विन्यास हो जाता है। और कार्बन को क्या फायदा होता है कि कार्बन अपने बाह्यतम को उसका अष्टक पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करने में कार्बन को यह फायदा है कि वो अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, और हाइड्रोजन को यह फायदा होता है कि वो अपने निकटतम हीलियम जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास यानी द्विक परमाणु वाला विन्यास प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं आगे इसमें लिख दूं कि बना देता है। इसमें कार्बन का तो क्या पूर्ण हो जाता है, कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, और हाइड्रोजन को अपने निकटतम हीलियम
जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं मेथेन, इसका उदाहरण लेते हैं मेथेन का। मेथेन का सूत्र क्या हो गया? CH4। CH4 अगर हम यहाँ इसको बनाएं, जैसे ये तो हो गया कार्बन, ये कार्बन की चारों संयोजकताएं हो गई, और इनसे क्या जुड़ गया है? हाइड्रोजन जुड़ गया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के निशान द्वारा बता दिया है, ये क्रॉस का निशान है। और मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैं आपको बिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ, पॉइंट लगा करके, ये कार्बन के हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास परमाणु वाला कैसे प्राप्त कर रहा है? क्योंकि वो सहसंयोजक बंध बना रहा है, इसके साथ कार्बन के साथ ये बना लिया जैसे। इसी प्रकार से इस हाइड्रोजन ने अपना बना लिया, दो हो गए, इसके बाद इसने भी अपना बना लिया है, दो हो गए, और इसने भी अपना बना लिया है। ये तो हो गया इसका विन्यास प्राप्त। हाइड्रोजन को अपना हो गया हीलियम के जैसा हो गया, हीलियम के परमाणु क्रमांक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 और प्रोटॉन की संख्या भी 2, परमाणु भार 4, इसका हीलियम। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन में अपना उत्कृष्ट गैस से विन्यास प्राप्त हो गया इसको। और कार्बन को क्या फायदा हो रहा है? सहसंयोजक बंध से। इस सहसंयोजक बंध से जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके बना रहा है, कार्बन ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। कैसे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये एक विन्यास हीलियम का जुड़ करके और हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन बन करके क्या हो गया है? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरी हो गई है। क्या हो गया है? मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ लिखेंगे, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु कल मेथेन के बारे में मैंने एक और बताया था आपको, बंध कोण, कि दो बंधों के बीच का कोण का मान कितना बताया था मैंने? 109 डिग्री 28 बार के बराबर बताया था। एक बंध से दूसरे और मेथेन बंध कोण है जो जिसके कारण समचतुष्फलकीय ज्यामिति बनती है, बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 बार के बराबर होता है। यहाँ आपको मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई दे रही होगी। ये तो हो गया किसके द्वारा? एकल बंध के द्वारा। किसका निर्माण हो गया? मेथेन का। उसी प्रकार एथीन में देखिए आप, उसी प्रकार किसमें देखिए? एथीन। मैं आपको एथीन बनना बता रहा हूँ, पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु की लगभग समान होती है, इसलिए यह हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करके हाइड्रोकार्बन यौगिक बना देते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के मिलकर के जो यौगिक बनता है, ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन यौगिक कहते हैं। इसमें कार्बन का अष्टक पूर्ण हो जाता है, क्योंकि कार्बन जब 4 अन्य संयोजकताओं को संतुष्ट करके किसी के साथ जुड़ेगा तो वो क्या कर लेगा? उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर के सहसंयोजक बंध बना देगा, अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। यहाँ हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है मेथेन में, तो मेथेन में हाइड्रोजन को क्या फायदा हो रहा है? हाइड्रोजन को अपने निकटतम हीलियम उत्कृष्ट गैस से विन्यास प्राप्त हो गया है, इसलिए ये तो फायदा हाइड्रोजन को हुआ। और कार्बन को फायदा क्या हुआ? कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना करके जो हाइड्रोकार्बन यौगिक बनाया है, उस हाइड्रोकार्बन यौगिक में अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है। ये विशेषता किसकी हो गई है? यहाँ हो गई। अब आप देखिए, ये तो मेथेन हो गया, अब आप एथीन यानी द्विबंध के द्वारा बना देखिए। एथीन, एथीन में आप देखिएगा C2H4। एथीन, एथीन का सूत्र क्या होता है? C2H4। क्या होता है सूत्र? C2H4। इससे जस्ट आगे मैं आपको इनका नामकरण करना बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ये कार्बन और ये कार्बन और ये अपने द्वि आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको संतुष्ट करने के लिए क्या करना है? इसने अपनी 2 लगा रखे हैं, जैसे मैंने आपको द्विआबंध के द्वारा बताया था। यहाँ ये हाइड्रोजन लग गया, यहाँ ये हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने किसके द्वारा बता दिया है?
क्रॉस के निशान के द्वारा बता दिया है, और कार्बन के भी हमने बता दिया किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा बता दिया है, पॉइंट के द्वारा। ये तो हो गई इसकी चारों संयोजकताएं। अब देखिए इसमें इसको क्या फायदा मिल रहा है, इसको फायदा ये मिल रहा है कि यहाँ हम देखेंगे इसको पूर्ण करने के लिए ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बार में क्या कर रहा है अपना कि इसके साथ भी परमाणु वाला समझौता करके देखिए ये बना लिया, जैसे इस हाइड्रोजन ने ये बना लिया और इस हाइड्रोजन ने अपना ये बना लिया। उसी प्रकार से इस हाइड्रोजन ने अपना एक हीलियम जैसा बना लिया है और इस हाइड्रोजन ने भी अपना द्वीप बना लिया। ठीक है, आपको दिखाई दे गया होगा। तो ये तो इसका हो गया, जैसे हाइड्रोजन का हो गया। अब इसमें अपन देख रहे हैं कार्बन को क्या फायदा है कि कार्बन अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां तक ये किसका आ गया है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरा कर रहा है। इसने पूरा कर लिया है अपना विन्यास, इस कार्बन ने अपना विन्यास पूरा कर लिया है। अब इस कार्बन की बारी है, इस कार्बन की बारी में आएगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। यहां से ये कार्बन की बारी आ गई। अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे गया होगा द्विआवन इस द्विसंयोजक बंध लगा हुआ है और इस द्विसंयोजक बंध में क्या स्थिति आ रही है आपके सामने, द्विसंयोजक बंध में आपके सामने स्थिति आ रही है कि यहाँ इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है और यहाँ इस कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया है। इस तरह से बनने वाली संरचना एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है? एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके नीचे लिख देंगे एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई है। और अगर साधारण संरचना में रखेंगे तो इसको तो कार्बन परमाणु का डाला रह लीजिए और ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये इसकी साधारण संरचना, ये इसकी कौन सी संरचना हो गई है, एथेन की साधारण संरचना हो गई है। इसी प्रकार से आप एथाइन पे आ जाइए, ट्रिपल आवन, इस पर आ जाइए एथाइन पर, इसका त्रिआवन बताते हैं हम इसको, नाम लिख देंगे हम एथाइन। आयन ग्रुप है, सूत्र मैंने अभी बताया था एथाइन का CnH2n माइनस का 2 होता है और सूत्र में एथाइन में क्या है, ट्रिपल बंध लगा रहता है। तो ट्रिपल बंध के साथ में होता है क्या होगा, C2H2, सूत्र लिख दो C2H2। एथाइन का बंधन देखो, देखिए जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, ये एकल बंध, द्वि और ये ट्रिपल बंध हो गया। अब इसे संतुष्ट करने के लिए एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी। ये हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस के निशान द्वारा बता दिया है और हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने पॉइंट के संकेत के द्वारा समझा दिया है आपको। ये पॉइंट लगे क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की 4 संयुक्त होती है, क्यों उसके बाहर पर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हमने इसे समझाया। यहाँ तो हम देखेंगे कि ये तो अपना हाइड्रोजन ने अपना द्वितीय परमाणु बना लिया है, इधर ये हाइड्रोजन ने अपना द्वितीय परमाणु बना लिया है, लेकिन इस कार्बन को अपनी पूर्ति करने के लिए 1 2 3 4 5 6 2 8 यहाँ से होकर के आना पड़ेगा। एक बार तो ये बन गया, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन की संतुष्टि के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बार ये बन गया। अब हमारे सामने स्पष्ट रूप से आ गया है कि ट्रिपल आवन बन चुका है। क्या बन चुका है, त्रिआवन। इसे हम कहते हैं एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। साधारण में क्या होगा, साधारण में ये कार्बन, ये ट्रिपल बंध, ये कार्बन और ये सिंगल क्या करते हैं, इससे हाइड्रोजन जुड़ते हैं। ये इसकी एथाइन की साधारण संरचना है। आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु और साधारण दोनों दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर आपका कार्बन की विशेषताएं वाला पॉइंट क्या हो गया है, समाप्त हो गया है।
इस बात को मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो देखिए नया पॉइंट है हमारा हाइड्रोकार्बन और उसका वर्गीकरण। पॉइंट डालेंगे आपका कि हाइड्रोकार्बन एवं इनका वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन एवं इनका वर्गीकरण। इससे पहले आप थोड़ी थ्योरी लिखेंगे इसकी कि कार्बन और हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन के द्वारा निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन से जो जुड़कर के मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CHO, C2H6, C3H8, C4H10 या C2H4, C3H6 या C4H8 या फिर आगे ले लो C2H2, C3H4 आदि। ये सब क्या है? ये सब हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये सब? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बनने वाले यौगिक हैं। तो हम जानते हैं परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रहता। मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। क्यों नहीं रह सकता है? वो किसी न किसी के साथ जुड़ करके कोई न कोई यौगिक निर्माण कर देता है। इसलिए क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं पाया जाता स्थायित्व ग्रहण करने के लिए, क्योंकि परमाणु क्या करने के लिए? स्थायित्व ग्रहण करने के लिए। स्थायित्व ग्रहण करने के लिए क्या करेगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? साझा करेगा और स्थायित्व को ग्रहण करना चाहेगा। इसलिए कौन सी अवस्था में नहीं रह सकता? मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है। कार्बन परमाणु की स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। स्थायित्व ग्रहण करने के लिए क्या क्या करेगा? वो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या साझा करता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु भी क्या प्राप्त करने के लिए? स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो किससे
जुड़ेगा, कार्बन कार्बन से जुड़ेगा, या हाइड्रोजन से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, ऑक्सीजन से जुड़ेगा, या सल्फर से जुड़ेगा। कार्बन सी का सी से या एन से, ओ से, एस से, सी का सी से या एन से, ओ से, या सल्फर से, या हाइड्रोजन से। अब आपके बात समझ में आ गई होगी। और बनने वाला यौगिक संयोग करता है, तो तब बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। अब मैं इसको समझाने से पहले आपको हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण समझाऊंगा। वर्गीकरण करने के बाद मैं आपको इसके नामकरण की पद्धति के बारे में बताऊंगा कि नाम कैसे किया जाता है। पहले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। नया पॉइंट आपका लिखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा निर्मित यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे CH को देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन है। इसमें आपको सब में हाइड्रोजन और कार्बन का दोनों का योग दिखाई दे रहा होगा, अर्थात ये ऊपर जो लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे के सारे यौगिक हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। हम जानते हैं कि परमाणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी के साथ अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा, या इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा? साझा कर लेगा, और किसी न किसी के साथ जुड़ करके कोई न कोई यौगिक का निर्माण कर देगा। इसी प्रकार कार्बन परमाणु भी अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, यानी अपने बाह्यतम को, उस अष्टक को पूर्ण करने के लिए, या तो कार्बन से कार्बन जुड़ जाएगा, या नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये सल्फर के साथ संयोग करेगा और हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण करता है। अब मैं हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आपको बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कैसे। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड होता है। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त, जिसको हम कह रहे हैं। इन दोनों के बंटने के तरीके देखिए। विवृत श्रृंखला वाला, जिसको हम एलिफेटिक कहते हैं, और वलययुक्त श्रृंखला वाला, जिसे हम एरोमेटिक कहते हैं। देखिए, वर्गीकरण में लिखेंगे हम सबसे पहले हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। पॉइंट डालो, हाइड्रोकार्बनों का हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण में सबसे पहले लिखेंगे हम कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक तो अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सक्रिय हाइड्रोकार्बन। एक तो कौन सा होता है? असक्रिय हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है सक्रिय हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले हम लेंगे नंबर एक, इसका नाम है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। असक्रिय हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को विवृत श्रृंखला युक्त अचक्रीय
या इसे हम क्या कहते हैं, अचक्रीय को विवृत कहते हैं, विवृत श्रृंखला वाला कहते हैं, या फिर इसका नाम एलिफेटिक यौगिक का नाम में है। इसका नाम क्या होता है, एलिफेटिक यौगिक के नाम से जानते हैं। अचक्रीय को क्या कहते हैं, विवृत श्रृंखला वाला, या इसे हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। इसको एलिफेटिक कहते हैं। और एलिफेटिक भी दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। एलिफेटिक कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला तो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार का होता है, एक तो सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त तो होता है एकल बंध वाला, सुनो ध्यान से। संतृप्त तो वो होता है, सैचुरेटेड तो होता है जिसमें एकल बंध होता हो, और अनसैचुरेटेड होता है इसके अंदर द्विआबंध और त्रिआबंध पाए जाते हो, वो कहलाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता लिखेंगे। नंबर 1 पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त की क्या विशेषता होती है, देखिए इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में, संतृप्त के अंदर क्या होता है कि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध। एकल बंध का मतलब जान रहे होंगे आप, मेथेन के बाद में आने वाला एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब कैसे हैं, ये सारे के सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। क्यों, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एकल बंध पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, एकल बंध पाया, मध्य एकल बंध पाया जाता है। जैसे अब आप लगा सकते हो, इनके नाम भी लिख सकते हो आप, कौन कौन से, मेथेन, एथेन, जैसे मेथेन कौन सा, CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, पेंटेन C5H12, पेंटेन, हेक्सेन, आगे बढ़ते चले जाओ, आदि आदि। ये तो कौन सी चीज आ गई आपके सामने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया। कौन सी चीज आ गई है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। आप चाहो तो मैं आपको इनकी संरचना भी बना करके दिखा सकता हूं। CH4 मेथेन की तो आपने देख चुके होंगे, C2H6 की आप देख चुके हो,
हाँ भाई देखिए, जैसे मेथेन में CH4, एथेन में C2H6, प्रोपेन C3H8, जानते हो इनको? जैसे CH4 का तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये तो हो गया क्या हो गया ये CH4 सब में एक बंद लग रहा है, ये CH4 हो गया, C2H6 में 2 हो जाएंगे और ये इस तरह से बन जाएगा, ये क्या हो गया एथेन हो गया, जान रहे हो इसको? इसके बाद प्रोपेन में 3 हो जाएंगे, 3 हो गए कार्बन, तीनों में इस तरह से बन जाएगा, ये हो गया आपका प्रोपेन। इसी तरह से संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो ये कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नया पॉइंट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए पॉइंट नंबर 2, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाता है? द्विआवन पाया। ये भी 2 प्रकार का होता है, लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। नंबर 1 एल्कीन ईन ग्रुप है और नंबर 2 एल्काइन। एल्कीन की क्या विशेषता होती है? एल्कीन ईन ग्रुप है, मतलब इसका एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य में क्या पाया जाता है? द्विबंध होता है। एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य द्विआबंध पाया जाता है। जैसे ईन ग्रुप है C2H4, C3H6, इसका नाम हो गया एथीन, प्रोपीन, उसके बाद C4H8 ब्यूटीन आदि। ये तो पाया जाएगा, उसका क्या कहलाएगा? एल्कीन कहलाता है। और नंबर दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं एल्काइन। क्या नाम है इसका भाई? एल्काइन की क्या विशेषता है कि एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध पाया जाता है। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? त्रिबंध पाया जाता है। त्रिबंध पाया जाता है। जैसे एक तो होता ही नहीं है, दूसरा होता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन आदि। जैसे एथाइन C2H2, C3H4, C4H6 आदि। ये कौन सा हो गया आपका? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में तोड़ा गया था, वो हो गया है। अब अपनी बात आ रही है
चक्रीय हाइड्रोकार्बन। कौन से पॉइंट पे आएंगे हम? चक्रीय। अभी तक हमने केवल ये पढ़ा है, इसके पॉइंट को लेकर के आए हैं कि अचक्रीय हाइड्रोकार्बन में विवृत श्रृंखला युक्त भी कहते हैं इसको, या एलोमेटिक यौगिकों के नाम से जानते हैं। दो प्रकार का होता है, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या हो गया? संतृप्त में मैंने आपको बता दिया एक कार्बन युक्त पाया जाता है। असंतृप्त को दो भागों में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन। दोबारा फिर देख लो, एक बार अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने आपको हाइड्रोकार्बनों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन दिखा रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 चक्रीय हाइड्रोकार्बन। अभी मैं आपको पॉइंट नंबर 1 लेकर के चल रहा हूँ, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन की विशेषता मैंने लिखी कि इसको विवृत श्रृंखला युक्त या फिर एलिमेटिक यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले मैंने आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन चलाया। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में मैंने आपको बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन। कार्बन की संख्या 10 तक हो गया है। उसी प्रकार मैंने पॉइंट नंबर 2 लिया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी दो प्रकार के भागों में तोड़ा जाता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन की विशेषता यह रहती है कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के मध्य में द्विआबंध पाया जाता है, जैसे एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनेन और डेकीन होता है। उसी प्रकार से नंबर 2 एल्काइन। एल्काइन का तात्पर्य होता है कि एल्काइन में एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य में त्रिआबंध पाया जाता है, जैसे यहाँ मैंने आपको उदाहरण में भी लिखा है कि एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नॉनाइन और डेकाइन होता है। अब यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात खत्म हो गई है, क्योंकि चक्रीय पूरा हो चुका है। अब आपके सामने चलेगा चक्रीय हाइड्रोकार्बन। चक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन क्या है? चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन की विशेषता ये होती है कि इसे हम वलय युक्त यौगिक के नाम से भी जानते हैं। वलय, वलय माने रिंग, चक्र, पहिया, साइकिल, कोर, ठीक है। तो चक्रीय का तात्पर्य क्या होता है? देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन को संयुक्त श्रृंखला या कहते हैं इसे समृद्ध श्रृंखला युक्त होते हैं। यह समृद्ध श्रृंखला या वलय युक्त यौगिक कहलाते हैं, जिन्हें हम वलय युक्त यौगिक कहते हैं। वलय माने होता है रिंग या समृद्ध श्रृंखला है ये, या वलय युक्त यौगिक है। इसको हम चक्रीय हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक। यह है दो प्रकार का होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये समृद्ध श्रृंखला युक्त है और इसमें दो प्रकार पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? नंबर 1 को बोलते हैं अपन एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक के बारे में मैं आपको कल पढ़ा
बेंजीन में, और एलिसाइक्लिक में मैं आपको पढ़ा देता हूँ आज। जैसे विशेषता लिख लो, ये एलिसाइक्लिक होते हैं, इन्हें एलिफेटिक भी कहते हैं। क्या नाम से भी जानते हैं इनको? एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले एलिसाइक्लिक होगी, एलिसाइक्लिक यौगिक, चक्रीय हाइड्रोकार्बन का एलिसाइक्लिक यौगिक लिखेंगे। इन्हें किसके नाम से भी जानते हैं? एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। ये एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो एलिफेटिक होते हैं उनमें क्या होता है? साइक्लिक यौगिक है, एलिसाइक्लिक। और साइक्लो में मैंने आपको क्या बताया था? कल भी मैंने आपको साइक्लो बताया था कि हाइड्रोजन की संख्या 2 कम हो जाती है। कल बताया था ना मैंने कि हाइड्रोजन की संख्या कैसी हो जाती है साइक्लो में? साइक्लो में 2 कम हो जाती है। इसी प्रकार से एलिफेटिक यौगिक कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? जलाने पर बिना धुएं के ज्वाला के साथ ही जलते हैं। एलिफेटिक यौगिकों को एलिफेटिक यौगिकों को जलाने पर बिना धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। क्या होता है? बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। बिना धुएं वाली ज्वाला के साथ जलते हैं। एलिफेटिक यौगिकों की विशेषता होती है बिना धुएं की ज्वाला के साथ जलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और आपको पता चल गया होगा हेक्सेन मानी क्या? कार्बन की संख्या कितनी? 6। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन हो गए। और 6 कार्बनों को संतुष्ट करने के लिए देखिए, जैसे ये पहले सिंगल सिंगल से जुड़ गया है, और सबको संतुष्ट करने के लिए सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। जैसे 2 हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगे, 2 हाइड्रोजन लगे, यहाँ भी इस तरह से 2 लगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। और आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक श्रृंखला, चक्रीय श्रृंखला बनकर के सामने आ जाती है। ये चक्रीय श्रृंखला एलिसाइक्लिक यौगिक कहला रही है। इस प्रकार के यौगिकों को जलाने पर, जैसे साइक्लोहेक्सेन का आपके सामने बना हुआ है। क्या बना हुआ है? साइक्लोहेक्सेन। साधारण रूप में साइक्लोहेक्सेन को अपन इस रूप में भी जानते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका? साइक्लोहेक्सेन कहलाता है। और इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और रह गए हैं। एरोमेटिक जो अपने यहाँ लिखा है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। इसका पॉइंट नंबर 2, एरोमेटिक और एरोमेटिक में क्या आता है? बेंजीन आता है। क्या आता है? बेंजीन। जो मैं आपको कल बेंजीन की संरचना बना करके बता चुका हूँ। चाहो तो मैं एक बार और उसको बता दूंगा। अब आप देखेंगे एरोमेटिक यौगिक। ये आपने देख लिया होगा कि प्रत्येक में कितने लगे हुए हैं? 6 के साथ में कितने जुड़े हुए हैं? C6H12। होता तो किसकी तरह है? एल्केन श्रेणी के बंध की तरह एक बंध लगा हुआ दिख रहा है ऊपर सब में, है ना? लेकिन साइक्लो संरचना होने के कारण किसकी संख्या कम हो गई है? हाइड्रोजन की 2 बंध संख्या कम हो जाती है। ये एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। इससे मैंने कल भी आपको साइक्लोहेक्सेन आदि बना करके बताया था। अब मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताता हूँ। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों की विशेषता क्या होती है? देखिए, इन्हें हम जलाते हैं तो जलाने के साथ ही क्या होता है? काले धुएं के साथ जलते हैं। ये काले धुएं के साथ
इनका एक बार संरचना और बनाना सीख लीजिए आप। ये हो गया एक कार्बन, ये हो गया 2 कार्बन, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन। पहले एकल बंधु के द्वारा जोड़ दिया सबको, और इसे संतुष्ट करने के लिए देखिए हमने यहाँ जैसे लगा दिया है। अब आप देखिए एक हाइड्रोजन, 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हाइड्रोजन। प्रत्येक हाइड्रोजन के देखिए कार्बन के बाहर की चारों संयुक्ताएं क्या हो चुकी हैं, संतुष्ट हो चुकी हैं। 2, 3 और 4, इसकी भी 4 हो गई है, इसकी भी 4 हो गई है, और प्रत्येक के स्थान पर हमने क्या जोड़ दिया है, हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। ये किसकी संरचना है, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। मैंने आपको इसके बारे में कल भी बताया था। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस के निशान के द्वारा दिखाया था, कार्बन के को इस तरह से दिखा करके मैंने आपके सामने बेंजीन श्रृंखला की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना करके दिखाई थी। देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा। अगर इसका स्ट्रक्चर पूर्ण करना चाहें तो यहाँ से देखेंगे, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये अष्टक पूर्ण करेगा तो 2 इसके और 4 ये 2 इसके साथ जुड़ करके ये इस तरह की संरचना बनाएगा। ये इसके साथ जुड़ेगा, इस तरह की संरचना बनाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, इस तरह की संरचना बनाएगा। इधर वाले में देखेंगे तो इसके साथ ये जुड़ करके और इस तरह की संरचना का निर्माण कर रहा है। ये इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से ये इस तरह की संरचना का निर्माण करेगा। रही बात इस कार्बन की तो 2 और 2 4 और ये इसके साथ